रहे हैं पीसीओडी। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज द डिसऑर्डर ऑफ दी आखिर फीमेल्स के अंदर पीसीओडी क्यों होता है, किन फीमेल्स के अंदर पीसीओडी देखने को मिलता है, आखिर उनके शरीर में ऐसा क्या वेरिएशंस होता है जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज देखने को मिलती है। सुनिए समझिए, अगर ओवरी के अंदर पॉलीसिस्टिक्स बन रहे हैं और उनका अगर उनका मॉर्फोलॉजिकल अगर इमेज देखा जाता है तो नेकलेस पैटर्न टाइप की सेल्स का निर्माण देखने को मिलता है। पीसीओडी होने का मुख्य कारण यह माना जाता है कि जिन फीमेल्स के अंदर एड्रेनलिन ग्लैंड के फंक्शंस अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड में हम लोगों ने पढ़ा है कॉर्टेक्स, यस, और कॉर्टेक्स में 3 जोन होते हैं, आपका GFR, इससे हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, इससे आपका कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड तीनों होते हैं, जबकि इससे आपका सेक्स एंड्रोजन्स होते हैं, इसमें मेल और फीमेल। अगर बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स का लेवल डिस्टर्ब हो, जैसे कि माँ के शरीर में एंड्रोजन हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड, और मेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन जिन्हें बोल दिया दैट इज टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड, दैट इज द एस्ट्रोजन इन द प्रोजेस्टेरोन इन द फीमेल्स बॉडीज। जब कभी अगर जनरली ये फिजियोलॉजी देखने को मिलती है तो किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होता, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने में मदद करते हैं ये हार्मोन्स, हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें प्यूबरिटी पढ़ा था हमने। लेकिन सर हार्मोनल इंबैलेंस होने की वजह से जिनके अंदर ये फीमेल के अंदर सेक्स एंड्रोजन फीमेल वाले ना बढ़ के कौन सा बढ़ जाए, मेल एंड्रोजन बढ़ जाए। कौन सा बढ़े, अगर मेल एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा दैट इज द टेस्टोस्टेरोन, कौन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन। अगर माँ के शरीर के अंदर मैं कहूं कि टेस्टोस्टेरोन तो होता है कि नहीं होता है, होता है, कैसा होता है, लेकिन लो होता है। मेल में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है लेकिन लो होता है। इसका मतलब है कि जब भी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल माँ की बॉडी में बढ़ेगा तो माँ की खुद की बॉडी के स्टेरॉइड्स का लेवल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि ये हार्मोन हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करवाता है। एक ऐसा हार्मोन जो एनाबॉलिक टाइप का हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन जो गायनिक हार्मोन था। अगर ये हार्मोन नहीं आएगा तो क्या वो गायनिकोलॉजिकली फिट हो पाएगी, अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा तो क्या वो ऑब्स्टेटिकल रूप से फिट हो पाएगी। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों हार्मोन्स नहीं होंगे तो सर उस गर्ल्स के अंदर कहीं ना कहीं ओवरी प्रॉपर्ली काम भी, द ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ग्लैंड, प्राइमरी सेक्स जो ऑर्गन है वो ओवरी, अगर वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन ने इन दोनों के लेवल को क्या कर दिया है, कम कर दिया। समझ में आ रहा है। तो मेन कारण होता है पीसीओडी होने का कि मेल एंड्रोजन का लेवल, जो मेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो फीमेल एंड्रोजन्स वाले हार्मोन्स का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। ओवरी वाले हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कम होते हैं वो कौन से होते हैं, ओवेरियन। कौन से होते हैं, ओवेरियन कम आपके डिक्रीज हो जाते हैं, जबकि इन दोनों के बीच में टक्कर चलती रहती है। हाँ, इन दोनों के बीच में टक्कर चलती रहती है कि जब मेल टेस्टोस्टेरोन फीमेल की बॉडी में बढ़ेगा तो कंपनसेट कौन सा हो जाता है, फीमेल एंड्रोजन्स भी कंपनसेट होते हैं इसकी वजह से। तो फीमेल बॉडी के अंदर हम लोगों ने एस्ट्रोजन पढ़ा था, E1, E2, E3 और E, ये प्लेसेंटा से, ये ओवरी से, तो ये तो प्रेगनेंसी में होंगे। ये ओवरी जब सही काम करेगी तब होगा। कौन सा बच रहा है, E1 कहां से आता है, यहां से आता है। जब भी एड्रेनलिन ग्लैंड के एंड्रोजन्स के अंदर कंपटीशन होगा तो मेल एंड्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से फीमेल एंड्रोजन्स बार बार कंपनसेट होते हैं, इसलिए एंड्रोजन्स के अंदर एस्ट्रोजन E1 का लेवल बढ़ जाता है। किसका बढ़ जाता है, E1 का लेवल बढ़ जाता है। जिन मदर्स के अंदर E1 का लेवल बढ़ जाता है तो E1 को हम लोग क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं। और जब भी एस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है
इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं किसका टाइप है, E1 इज द एस्ट्रोजन। और जब जब भी मैंने एक फॉर्मेट आप लोगों को सिखा रखा है कि जब जब भी आपकी बॉडी के अंदर अगर एस्टेरोन का लेवल या फिर मैं बोलूं कि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो कौन कम होगा, FSH। कौन होता है, याद आ रही बात है। इसका मतलब है कि जब जब भी एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो FSH तो कम होता है और LH बढ़ता है। यस और नो? मैंने कहा था एक पंथ दो काज। जब जब एस्ट्रोजन का कोई टाइप बढ़ेगा तो FSH को तो कम कर देगा और LH को। ओवुलेशन में ऐसा ही होता था। इसका मतलब ओवुलेशन करवाने वाला हार्मोन तो E2 होता है सर, यही था, स्टेरोडायल था। इसका मतलब ओवुलेशन तो नहीं हो पाएगा सर, चाहे आप कितना भी एस्ट्रोजन बढ़ा लो। इसका मतलब है कि उस फिजियोलॉजी को ये डिस्टर्ब करेगा। अगर ये फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करेगा तो FSH को कम कर देगा और LH को। अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में अगर बात करें कि आखिर इसमें क्या होता है, तो हमेशा याद रखिए कि मेल की बॉडी का एंड्रोजन जो मैंने अभी बताया, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता है, क्लियर। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो सिर्फ ये एंड्रोजन्स में फीमेल की बॉडी में कौन सा एंड्रोजन बढ़ जाएगा, E1 बढ़ेगा। E1 इज द अभी बताया मैंने। और जब जब ये बढ़ेगा सर तो ड्यू टू कंपनसेशंस की वजह से FSH क्या होगा, कम होगा एंड LH क्या होगा, बढ़ जाएगा। यस। और अगर सर FSH डिक्रीज होगा, समझने की कोशिश, FSH डिक्रीज होगा तो FSH क्या नहीं बना पाएगा, फॉलिकल्स नहीं बना पाएगा। अगर सर LH बढ़ रहा है तो ये क्या करवाता था, ओवुलेशन। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो स्थिति बनी है वो इमेच्योर है। मैच्योर होती तो ओवुलेशन होता, इसलिए फॉलिकल्स कैसे बनेंगे, इमेच्योर फॉलिकल्स बनते। इन इमेच्योर फॉलिकल्स का नंबर कौन बढ़ा रहा है, बार बार LH बढ़ा रहा है। इसलिए पोली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। यस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, वर्ड्स पे जाएं, और डिजीज, 4 वर्ड है। पोली यानी ज्यादा, सिस्टिक यानी सेल्स, ओवेरियन यानी ओवेरी में, डिजीज यानी डिजीज। ओवेरी के अंदर पोली बहुत सारी सिस्ट का एक साथ निर्माण होना क्या कहलाता है, PCOD कहलाता है। और उसका मेन कारण मेल एंड्रोजन का लेवल बढ़ने की वजह से E1 का लेवल बढ़ जाता है और E1 का लेवल बढ़ने से FSH कम हो जाता है और LH बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि फीमेल की बॉडी के अंदर वो कौन सा हार्मोन है जो अपने पिक लेवल पे देखने को मिलता है, PCOD में LH। यस, क्लियर है, बहुत सी बुक्स में मिलेगा आपको। LH बढ़ा हुआ होता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि FSH कम होता है। क्या प्रोजेस्टेरोन होगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम, जब ओवुलेशन ही नहीं हो रहा, जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बन रहा तो क्या नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा सर। या तो FSH और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, कम होता है, जबकि LH और एस्ट्रोजन का E1 का लेवल क्या होता है, या। सर अब क्या करें, सर बीमारी हो गई है तो सर हम इसके लिए क्या करें, डायग्नोसिस करवाएं। तो डायग्नोसिस जब आप USG करवाओगे तो सर उसके अंदर नेकलेस पैटर्न की आपको क्या मिलेगी, सेल पैटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब इसमें वो मेडिकेशन देनी पड़ेगी जो इसको स्टिमुलेट करे और इस रास्ते को यहाँ से नीट एंड क्लीन करे। तो जब जब हम मेडिकेशन चलाते हैं PCOD में तो यहाँ कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ स्टिमुलेशन होते हैं। तो यहाँ से माइनर जो इनमें से जो थोड़ा बहुत भी जिसकी साइज ठीक होती है वो ओवुलेट हो जाता है और उन दिनों में, उन महीनों में क्या देखने को मिलता है, मेंसेंस देखने। जैसे ही मेडिकेशन का इफेक्ट कम हुआ फिर से धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ने लगता है और वो पेशेंट क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब फिर वही बात है। अब वो जितने दिन मेडिसिन हमने ली उतने दिन तो क्या हुआ, मेंसेंस आता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, नहीं आता। डॉक्टर क्या कहता है, बीमारी नहीं है। बीमारी क्या नहीं है, वो कहेगा कि आपकी बॉडी में क्या है, फेट है। इसका मतलब फेट किसको पसंद है, एंड्रोजन्स को। इसका मतलब कि जो फास्ट फूड ज्यादा खाती है, या मान लो कि गाँव की लड़की है लेकिन कुछ नहीं खाती बेचारी, फिर भी उसको क्या है,
पीसीओ, इसका मतलब कि उसकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हाँ, क्या बढ़ रहा है? बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इसलिए डॉक्टर क्या कह रहा है? एक्सरसाइज करो, दौड़ लगाओ, घर में काम करो। हाँ, बड़ी बड़ी बातें मत करो, ठीक है, काम करके दिखाओ। जैसे जैसे बॉडी के अंदर फैट का लेवल कम होता जाएगा, जैसे जैसे फैट लाइसिस होता जाएगा, वैसे वैसे ये पूरी जैसे फैट में जैसे बॉडी की चर्बी कम होती जाएगी, वैसे वैसे ये एंड्रोजन्स का लेवल क्या होने लगेगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होने लगेगा? इसलिए तो कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता। एक डायलॉग है ना, मर्द को दर्द नहीं हो। साइंस के बच्चे हम बात करेंगे, खुल करके करेंगे, शर्म की किस बात की? अगर मार्केट ये कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या महिलाओं को होता है? उनको भी होता है। क्या मर्द को नहीं होता? उसको भी होता है। लेकिन ऐसा स्लोगन बना दिया गया कि आदमी को दर्द नहीं होता। कैसे नहीं होता? मार के देखो, देखो अभी बराबर रोएगा वो भी। हाँ, लेकिन ये कहते हैं कि तो अगर मर्द हो या आदमी हो तो तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है। अगर घर में कोई क्राइसिस हो जाता है, अगर उसमें मेल पहले रोने लग जाता है, तो उस घर का माहौल पूरा ही क्या होता है? खराब। वो रोता तो है, लड़की की विदाई में भी रोता है, लेकिन कहाँ रोता है? जहां कोई उसे देखता नहीं। इसलिए रोता तो है इंसान। कई मर्द ऐसे होते हैं कि उन्हें रोने के लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए वो अंदर ही अंदर रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर। इसलिए कहने का मतलब है कि जब जब भी फैट का लेवल बढ़ेगा तो स्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ेगा, और स्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ेगा तो सर मैं कहूं कि वो क्या बढ़ाता है? स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी। यस और नो? कि पापा जी 5 दिन हो गए जुकाम जा ही नहीं रही, कोई अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास पूछे, डॉक्टर के साथ सब दवाइयां फेल है, वो बोलेगा कि क्या दे दो इसको? स्टेरॉइड। क्या दे दो? सर सांस लेने में दिक्कत है, दे दो इसको डेक्सन। हाँ, स्टेरॉइड दिया, स्टेरॉइड देते क्या बढ़ गई? इम्यूनिटी बढ़ी। हाँ, और ये इम्यूनिटी लेकिन परमानेंट इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि ये सेल्स को क्या करती है? बोन मेरो को क्या करती है? डिप्रेस। इसलिए ओरिजिनल इम्यूनिटी तो कहाँ मिलती है? फेट में। कैसा फेट होना चाहिए सर? HDL होना चाहिए। गाय भैंस का दूध ओरिजिनल होना चाहिए, मार्केट में बिकने वाला नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जहां फेट होगा वहां क्या होगी? इम्यूनिटी। लेकिन कैसा फेट होना चाहिए? अगर जहां LDL होगा, एक्सेसिव फेट डिपोजिशन होगा, तो वहां इम्यूनिटी तो होगी, लेकिन वो कैसी होगी? एक्सेसिव होगी, और एक्सेसिव इम्यूनिटी देखने को मिलेगी तो उसके पार्ट्स प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी इम्यूनिटी किसकी वजह से आ रही है? LDL की वजह से आ रही है। इसलिए मेल एंड्रोजन्स का लेवल जब तक कम नहीं होगा, जब तक PCOD ठीक। इसलिए उसने क्या किया? डॉक्टर साहब ने OCP चालू कर दिया। क्या कर दिया? OCP में क्या है? समझे कॉन्सेप्ट को? एस्ट्रोजन एंड लो डोजेज OCP दिया जाता है। लो डोजेज, और जैसे आपने लो डोजेज OCP दिया, क्या बढ़ गया? और क्या बढ़ गया? दोनों भाइयों ने, करण और अर्जुन ने मिलकर के किसको भगा दिया? टेस्टोस्टेरोन को। यस और नो? इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन कम होगा। कब होगा? जब इन दोनों का लेवल बढ़े। अब हर महीने क्या MC नहीं आएगी? क्या सर आएगी? हाँ, जब जब भी ये बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि अगर ये बढ़ रहा है तो सर ये क्या कर रहा है? जो FSH है, जब जब प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, अगर प्रोजेस्टेरोन आगे जाके डिक्रीज हो रहा है तो ये तो किसको स्टिमुलेट कर देगा? FSH को। और ये एस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो ये LH का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन LH के लेवल को क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन कम करता है। हाँ, इसलिए दोनों हार्मोन्स दिए जाएंगे और ये आगे जाके किसको कम कर देंगे। और दूसरा कारण है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट हो गया है। अगर अब ओवरी के अंदर ही ट्यूमर सा बना हुआ है तो फिर इसके लिए हमें क्या देना पड़े? अगर सर की हार्मोन्स तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी सिस्ट है, इनमें से फ्लूइड बाहर नहीं निकल पाता, ओवुलेशन नहीं हो पाता, इसलिए भी क्लोमिफेन सिट्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ओवम की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और ओवुलेशन नहीं हो रहा उसको बुला लेने के लिए, टू इंड्यूस दी ओवुलेशन, या ओवुलेशन को इंड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? महिलाओं में ओवम की ओवुलेशन के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट दिया जाता है, जबकि मेल की बॉडी के अंदर स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, किसकी क्वालिटी को? इसलिए कंसीव करने के बाद में लगभग 35 इयर्स के बाद में या 40 इयर्स में, अगर इन इयर्स में अगर कंसीव होता है तो डॉक्टर्स अक्सर मेल और फीमेल दोनों को क्या चलाते हैं? क्लोमिफेन सिट्रेट चलाते हैं। क्या चलाते? जैसे ऑर्चाइटिस की प्रॉब्लम रही हो, ओफ्राइटिस की प्रॉब्लम रही हो, तो उनमें ये स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है क्लोमिफेन सिट्रेट। मैं कहूं कि प्रोलिफिकेशन करने वाली दवाई है। कौन सी दवा है? नई नई सेल बनाने वाली दवा है। इसमें नई सेल क्या बनेगी? ओवम। मेल में क्या बनेगा?
स्पर्म बनता है, यस और नो। और इसी के साथ में सर ओवम तो बन रहे हैं लेकिन अच्छे ओवम नहीं बन रहे हैं, क्वालिटी ऑफ ओवम नहीं है। अगर सर इनसे बच्चा कंसीव होता है तो क्या पता आगे जाके अबॉर्शन हो सकता है, इसलिए ओवम कैसा होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, यस। इसका मतलब है कि ओवम अच्छा हो, अच्छा, अरे बच्चे तो सबके ही हैं लेकिन मिश्रा जी का बच्चा अच्छा बच्चा है। हाँ क्यों, क्योंकि मिश्रा जी ने शुरू से उसको देखा है, उस निगरानी में रहा है, संस्कार में रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा ओवम जो मेच्योर है, इसके लिए हमें क्या चलाना होगा, लेट्रोजोल। हाँ ऐसे मेडिकेशन जो क्या बढ़ाती, क्या करती, ओवम की क्वालिटी को बढ़ाती है। जैसे स्पर्म्ड एक मेडिसिन आती है जो स्पर्म तो बनते हैं लेकिन मोटाइल स्पर्म बनाने के लिए, कैसे स्पर्म, मोटाइल स्पर्म बनाने के लिए दी जाती है ओलिगो स्पर्मिया, कैसे ओलिगो जू स्पर्मिया कैसे पेशेंट्स में दी जाती है। जबकि इस प्रकार की मदर्स में ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होने के बाद में कौन सा टेबलेट चलाया जाता है, लेट्रोजोल टेबलेट चलाया, ओवुलेशन को अच्छा करने के लिए। और क्लोमिफेन सिट्रेट दी जाती है ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए, और ओसीपी दी जाती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। क्या ट्रीटमेंट नहीं हो गया, क्या वो ठीक नहीं हो गई? अगर मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा आपकी बॉडी। हाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपको क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। आपको डीएम नहीं है तो आपको बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया। इसलिए जिन मदर्स में पीसीओडी हो जाता है उनको मेटफॉर्मिन भी चलता है, याद रखिएगा क्या चलता है, मेटफॉर्मिन 500 mg चलाया जाता है उन पेशेंट्स में। तो मेटफॉर्मिन देखने को मिलेगा, लेट्रोजोल देखने को मिलेगा, क्लोमिफेन सिट्रेट देखने। अब जिन पेशेंट्स में क्लोमिफेन, जिनमें पीसीओडी हो रहा है उनको लंबे समय तक क्लोमिफेन सिट्रेट चलाया गया, अब अच्छे ओवम बनने लगे, ज्यादा ओवम बनने लगे, अब बोले कि कंसीव कर लेते हैं, लो कर लो कंसीव, कितने बच्चे चाहिए बता, यस और नो। इसका मतलब 2-4 बच्चे तो होंगे, दैट इज मल्टीपल प्रेगनेंसी, दैट इज आगे इसका कॉम्प्लिकेशन। कल पढ़ रहे थे मल्टीपल प्रेगनेंट, तो क्लोमिफेन सिट्रेट चलाने से क्लोमिफेन सिट्रेट ओवरी में ज्यादा ओवम बनाने लगे, तो उसकी वजह से अगर एक से ज्यादा ओवम बनते हैं तो एक से ज्यादा बच्चे भी फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ट्विंस प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। चले हम इसमें इसके जो मार्कर क्वेश्चन है वो नोट कर लो, एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं पीसीओडी। Polycystic ovarian disease, स्टेल-लेवेंथन सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। स्टेल-लेवेंथन या स्टेम सिंड्रोम भी बोलते हैं, या फिर पीसीओडी तो हर इंसान जानता ही। इन पीसीओडी increase in PCOD increase male androgen testosterone level. Due to increased testosterone, increase even due to
increase testosterone, increase E1 hormone. Estrogen indirectly proportional to FSH and estrogen. समझ में आया? जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो FSH तो, और जब एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो LH भी बढ़ेगा। डायरेक्टली है ना? डिक्रीज FSH, FSH तो था जो इमेच्योर फॉलिकल को क्या बनाता था, और मैच्योर फॉलिकल क्या बनता था? ग्राफ्टिन फॉलिकल। बहुत अच्छा, इसको बाद ठीक। डिक्रीज FSH कर दिया आपने टाइप पूरा? ओके चलो ठीक है, अभी मैं देख लेता। डिक्रीज FSH होंगे तो जो फॉलिकल्स होंगे सर वो कैसे होंगे? यस और इंक्रीज LH होगा, एक्सेसिव cyst formation in the like this is the ovulation. हाँ ल्यूटिनाइजिंग करता है ना ये, मरे हुए को भी एक बार तो LH मिल जाए तो वो क्या कहता है, अरे उठ यार, ऐसे तो क्या करता है यार, उठ, मोटिवेट हो, खड़ा हो, चल काम कर, उठ 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 उठ, बीमार कुछ नहीं, चल चल उठ उठ उठ। ये कौन है? LH, मोटिवेट करने वाला। इसलिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा LH का लेवल मैंने लिखवाया भी था आई थिंक, जब हमने क्या पढ़े थे, हॉर्मोन्स पढ़े थे PCOD के अंदर, लेकिन अब पता चला होगा क्यों बढ़ता है। यस और इस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल पूछा जाए तो डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन ड्यू टू एन ओवुलेशन। क्या ओवुलेशन हो रहा है? इन एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? KMC साइकिल आएगा पेशेंट में? excessive on body, एक कंडीशन होती है हिस्टिज्म। हाँ हिस्टिज्म का मतलब क्या होता है? फेशियल हेयर इंक्रीज बॉडी वेट। चंद्रमुखी की तरह लगता है उसका चेहरा, मून पेस, जैसे कि उसने स्टेरॉइड ले रखा हो। जैसे कौन सा डिजीज होता है जिसमें देखने को मिलता है? डाउन सिंड्रोम।
किसमें चंद्रमा जैसी थे, चंद्रमा जैसा चेहरा, बफेलो जैसे हम, बुलेन जैसी गर्दन, किसमें देखने को मिलता है? डिप्थीरिया। जो नेक रीजन होता है वो बोल की तरह, सांड की तरह देखने को मिलता है, यूं फूल जाता है। प्लेन स्नेक किस में देखने को मिलता है? डिप्थीरिया में। इसमें रिंग बनता है ना, ग्रेनियस टाइप का रिंग बनता है, इसलिए डायरेक्ट पेशेंट इमरजेंसी में जाता है और डायरेक्ट ट्रेकेस्टोमी की जाती है। हाँ, पढ़े आप लोग पढ़ोगे, रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल रेस्पिरेटरी डिजीज में आएगा ये। इस पेशेंट का यूएसजी क्या करोगे, सॉरी डायग्नोसिस क्या करोगे? यूएसजी करोगे। नेकलेस पैटर्न, सिस्ट फॉर्मेशन, किस प्रकार का सिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है? और सीरम हार्मोन टेस्ट करवाओगे तो क्या बढ़ा हुआ आएगा उसमें? इंक्रीज LH एंड इंक्रीज प्रोलैक्टिन। पीसीओडी में प्रोलैक्टिन भी बढ़ा हुआ होता है। क्यों सर? क्योंकि जहां प्रोजेस्टेरोन कम होता है, जहां एस्ट्रोजन कम होता है, वहां कौन बड़ा होता है? प्रोलैक्टिन बड़ा हुआ होता है। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में लास्ट समय अचानक से भी जब प्रोजेस्टेरोन कम होने लगता है, जब कौन बढ़ने लगता है? डिलीवरी से थोड़े दिनों पहले। यस, इसलिए जिन फीमेल्स में मान लो LH कम होगा तो क्या बढ़ा हुआ आएगा? इसका मतलब कि प्रोलैक्टिन कब बढ़ता है? जब लैक्टेशन होता है। यस, और लैक्टेशन जब होता है तो FSH और LH क्या होते हैं? कम। इसका मतलब लैक्टेशन वाली फीमेल्स में फॉलिकल्स नहीं बनते, इसलिए तो उनमें क्या नहीं होता है? ओव्यूलेशन नहीं होता है। सर मैनेजमेंट में क्या दिया जाता है? ऐसे पेशेंट को गार्लिक मुरब्बा खिलाना चाहिए, मेरी माने तो पर्सनल एडवाइस। सब अपने आप ठीक हो जाता है, सब मोह माया है बाकी। हाँ, अपने आप एम से आने लगता है। क्या खिलाएं? गार्लिक, लहसुन होता है उसका मुरब्बा। अगर इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, 450 रुपए का फ्लिपकार्ट पे मिलता है, आ जाएगा घर पे। अगर वो भी नहीं कर सकते तो पेशेंट को बोले कि रात को 2 से 3 लहसुन की कलियों को पानी में भिगोए, हाँ, और उसे सुबह सुबह खाली पेट उसे चबाए और पानी पी ले, 1 घंटा कुछ ना खाए। अगले महीने MC तैयार है। यस, अगर कोई अबॉर्शन नहीं बताएंगे आगे। मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 77376584। चले हम मेडिकल ट्रीटमेंट। कुल मिला के गायनिकोलॉजिकल जितनी प्रॉब्लम्स है उसमें एल्केलोसिस हो रखा है या फिर न्यूट्रल है बॉडी, किसमें है? और वो ये कह रहे हैं कि बॉडी कैसी होनी चाहिए? एसिडिक होनी चाहिए। स्लाइटली कैसी होनी चाहिए? एसिडिक, थोड़ी हीटिंग होनी चाहिए। अगर वहां हीट नहीं, अरे अगर आपको घी से या बटर से अगर आपको रोटी पे लगाना है तो एक बार उसको क्या करना पड़ेगा? डायल्यूट, तपाना तो पड़ेगा ना। तो फिर चम्मच यूं डालते रहो, मम्मी देखो आ ही नहीं रहा, मम्मी क्या करे? कॉन्सेप्ट पे काम करो। अभी देखो इसको हीट करो थोड़ा सा, घी क्या होने लगेगा धीरे धीरे। यस, अब लगाओ किसी भी ऊपर, डालो किसी में। इसका मतलब क्या है कि ओवुलेशन के लिए भी क्या चाहिए? बॉडी में हीट चाहिए। तो उस समय हीट कौन लाता है? प्रोजेस्टेरोन लाता है। कौन लाता है? प्रोजेस्टेरोन की वजह से हीटिंग होती है। इसलिए जनरल भाषा में बोलते हैं कि ये दवाई खा लो, वो खा लो। एक केस आया था जिसके अंदर, अब उसे ये पता था कि हीट होनी चाहिए, मेडिकल वाले को क्या पता था? अब उसके पास में पेशेंट आया तो बोला कि MTP किट दो साहब। क्यों?
क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको हमें अवॉइड करवाना। तो मेडिकल वाला तेज था, उस कंडीशन में एमटीपी किट था नहीं, तो उसके पास में क्या था, मलेरिया की किट थी। किसकी थी? मलेरियल किट थी। उसमें भी 5 गोली आती है, एक ऊपर मीफेप्रोस्टोन की तरह और 4 मीजोप्रोस्टोल की तरह। देखना, मलेरिया की गोली को दूध के साथ में दिया जाता है। एंटी मलेरिया मेडिकेशंस आती है, उन्हें दूध के साथ देना होता। पेशेंट को ये कहा गया, उसको वो जानता नहीं था एमटीपी किट, वो तो देख लिया भैया हाँ इसमें 5 गोली है, एक ऊपर वाली पहले लेनी होती है, 4 नीचे वाली बाद में लेनी होती है। अब उसने जैसे ही वो दवा ली अब उसकी वजह से बहुत अचानक हाइपोग्लाइसीमिया होता है। मलेरिया मेडिकेशन से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तुरंत लीवर के फंक्शन और स्प्लीन के फंक्शन को डाउन कर देता है, इसलिए ग्लूकोज नहीं आ पाता फिर, इसलिए दूध या मिठाई के साथ में देनी होती है। जब मलेरिया का ट्रीटमेंट चलता है तो उसे मीठा खाने के लिए, स्वीट्स खाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। इस पेशेंट को दिया गया, फर्स्ट टेबलेट दी, धीरे धीरे ग्लूकोज डाउन होने लगा, चक्कर आने लगा, बोला कि वीकनेस आती है, अबॉर्शन होता है जब टूटता है ना बच्चा योग से, तो सो जा, कोई बात नहीं। सुला दिया बेचारी को पेशेंट ने, वो उसके हस्बैंड ने। अब उसके बाद में दूसरा तीसरा दिन हुआ तो टेबलेट का नंबर आया 4 वाला, तो उसने 2 टेबलेट दे दी फिर वेजाइनली। अब पेशेंट की बॉडी में जैसे ही टेबलेट्स गई तो वो अब्जॉर्प्शन तो होगी, और जैसे ही हुई तो ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा क्या होने लगा। और अब हीट थी उनमें, बहुत ज्यादा हीट होती है, एमटीपी किट तो कुछ नहीं लगती उसके सामने। अब जैसे ही उसमें दी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ब्लीडिंग तो हुई, अबॉर्शन में, लेकिन अब ब्लीडिंग रुक नहीं रही, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो गया, हीटिंग हो गई और ग्लूकोज का लेवल उधर डाउन हो रहा। पेशेंट में ब्लीडिंग होती जा रही है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक होता जा रहा है। हॉस्पिटल में ले जाया गया, एडमिट करवाया गया, ट्रेनेक्सिक मिथार्जिन मेडिकेशन दिया गया, विटामिन की का इंजेक्शन लगाया गया। पेशेंट में ब्लीडिंग धीरे 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 कंट्रोल हुई। फिर उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकती, इतनी ब्लीडिंग कैसे नहीं हो सकती, कोई प्रेगनेंसी का केस था क्या? अरे कहा हाँ, तो पहले बताना चाहिए था ना। तो कि कौन सी दवा कहेंगे, वही जो दवा आती, कौन सी दवा जिसमें 5 गोली आती हैं क्या? अच्छा, तो कोई समझदार था, उसने बोला दिखाओ, उसका पता स्ट्रिप तो होगा, बची है ना टेबलेट उसमें। हाँ साहब उसमें 5 आई थी, अभी तो एक तो पहले दी थी, 2 अभी दी, और 2 देती तो ये स्थिति हो गई, तो 2 और देना है। अरे क्या मत देना 2, तो दिखाई तो उसके अंदर क्या आया, मलेरिया किट। बोले कि ये किसने दी, क्योंकि मेडिकल वाले ने दी। इसका मतलब क्यों, मेडिकल वाले को बुलाया गया, बात की गई कि ऐसा तूने क्यों किया, तो बोला कि सर गर्मी तो करनी होती है। क्या करनी होती है? हीट ही तो करनी होती। हीट हुआ मतलब प्रोजेस्टेरोन कम मतलब शेडिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन इतनी ज्यादा शेडिंग इतनी ज्यादा शेडिंग हो जाए कि यूट्रस की मेम्ब्रेन ही कट के बाहर आए। इसलिए कहते हैं कि कभी एमटीपी किट को रिपीट करना नहीं चाहिए। एमटीपी किट में भी यही होता है, अगर जनरली एमटीपी किट का समय के अनुसार 48 घंटे का गैप देकर के टेबलेट्स को नहीं लिया जाता तो पेशेंट में इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है या होता नहीं है। तो वो अब चतुराई लगाते हैं, ज्यादा एडवांस लोग ज्यादा मरते हैं। कई बार बोला है नहीं हो रहा यार, एक बार और रिपीट करते हैं। हमेशा रिपीट कभी भी लाइफ में किसी पेशेंट को करवाना है तो नॉलेज होना चाहिए। हमेशा मीजोप्रोस्टोल होता है, कौन होता है? मीजोप्रोस्टोल। हमारी लाइफ में कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी, द पार्ट ऑफ द लाइफ। जब भी अगर ऐसे पेशेंट को कभी हमें जरूरत पड़ेगी मेडिकेशन के लिए, कभी भी हमें मीफेप्रोस्टोल कम करने के लिए, हमने बहुत पेशेंट देखे, मतलब बहुत देखे पिछले 7-8 वर्षों में। मैं से हेलो हाय सर कैसे हो, नमस्ते सर कैसे हो, बढ़िया, हाँ सर फ्री हो आप? हाँ बोलो फ्री। तो सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम? सर मेरे अंकल की लड़की के है ना, ऐसा मामा की, अंकल की, बुआ जी का नाम आए तो समझ जाना खुद कोई प्रॉब्लम आ रही, या लड़का है तो समझ जाना उसके इर्द गिर्द मंडराने वाली लड़की की दिक्कत है। हाँ तो लेकिन हम तो समझ जाते, हमारी आदत हो गई। चलो ठीक है भाई, किसी को भी हो तो बता दिक्कत क्या आ रही। तो बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है। हाँ, वो ये कह रही थी कि उसको पिछले महीने कंसीव हो गया था, इसलिए फिर उसने मेडिसिन ली तो उसका अभी भी स्पॉटिंग ब्लड हो रहा है। सर बताओ क्या करे? अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन नहीं सर आप ही बता दो। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसके अंदर करप्शन है। हाँ डॉक्टर तो होगा, वो कहीं रहता है तो पेशेंट तो ये नहीं सर आप ही बता दो ना सर। तो मैं फोन पे कर 1100 रुपए पे बताता हूँ कि सर पैसे थोड़ी लेते हो आप, तो ऐसे बता देते हो, क्लास में भी तो बताते हो। बड़े अलग अलग टाइप के बच्चे मिलते हैं। चलो मैं ठीक है, पेशेंट का बात करवा कि नहीं सर पेशेंट यहाँ नहीं रहती है।
फिर पूछ लो उसके लिए कहाँ रहती है, उनके सर वो तो बहुत दूर रहती है, तो उसके नंबर दे दे, मैं बात करता। नहीं सर मेरे को ही बता दो, वो शर्माती बात नहीं करेगी आपसे। मतलब ऐसे ऐसे केस आएंगे आपके पास, वहां मेडिकल फील्ड में आए हो, लेकिन हम समझ जाते हैं भाई बच्चा है, शर्म आ रही होगी, चल मैं बता क्या बात है, उसको मेडिसिन बता दो। इसलिए मेडिसिन जब भी बताई जाएगी तो मीजोप्रोस्टोल रिपीट के लिए ही बताई जाएगी। अगर 4 घंटे में अबॉर्शन नहीं होता है तो हम बताएंगे कि मीजोप्रोस्टोल 2 वेजाइनली फिर दिया जा सकता। जैसे कि हमने आज टेबलेट ली, इस 48 आज पहला टेबलेट लिया, इसके 2 दिन के बाद में हम फिर 2 दिन के बाद में मीजोप्रोस्टोल जो होगा, वो मीजोप्रोस्टोल अगर हकीकत से पूछा जाए तो 4 टेबलेट एक साथ ही रख दे नीचे वेजाइनली। उससे क्या होता है, पूरा सर्विक्स क्या होता है, डायलेट हो जाता है, जिससे अबॉर्शन होने, जो अबॉर्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें वो ज्यादा मेडिसिन देने से नुकसान नहीं करता, कम देने से नुकसान होता है, क्योंकि पूरा कंप्लीट अबॉर्शन होता नहीं, वो इनकम्प्लीट होता है। फिर रिपीट करो, हाँ, फिर उसकी 2 टेबलेट, फिर भी नहीं हुआ, फिर 2 टेबलेट दो। इसलिए मीफेप्रोस्टोल देने वाले लोगों के अंदर रिपीट करने से, अगर मीजो मीजो दिया जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीफे ऊपर वाला भी दे दिया तो ये प्रोजेस्टेरोन को कम करता है, ये और ज्यादा हो जाए। जब यूट्रस पूरा, सर्विक्स पूरा खुल जाएगा, लो यूट्रस से आने लगेगा फिर, क्योंकि आपने किसको कम कर दिया, प्रोजेस्टेरोन को। इसका मतलब एंडोमेट्रियम को सेट कर दिया, इसलिए बड़े बड़े टुकड़े आएंगे, पीस आएगी बड़ी बड़ी, फिर पेशेंट में क्रेम्स आते हैं। फिर हाँ कि क्या हुआ कि एमटीपी किट लेके, तो इसका नॉर्मल एमटीपी किट तो नहीं लिया आपने, डोज क्या की है, इसलिए फिर क्रेम्स आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, फिर पेशेंट को उसको फ्लूइड शिफ्ट करना पड़ेगा, बीटी करना पड़ेगा, फिर काफी क्राइसिस बढ़ जाती है लाइफ में। इसलिए नॉलेज होना चाहिए कि कभी भी किसको वापस रिपीट नहीं करें, इसको रिपीट नहीं करना चाहिए पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो, ठीक है। हमेशा रिपीट अगर केस पड़ा है हमारे पास में दिक्कत है तो किसको रिपीट करें। अगर कभी लाइफ में दिक्कत हो तो मुझे जरूर याद करें 7737651484। पेशेंट की लाइफ के साथ में खिलवाड़ नहीं, नॉलेज कोई दिक्कत नहीं, पूछ के बता दो, लेकिन गलत, क्योंकि आपकी गलती की वजह से किसी की जिंदगी खत्म हो सकती है। आपकी गलती नहीं, आपने मौत की, किसी की मौत कर दी, आपने डेथ कर दिया उसको, हाँ। इसलिए यहाँ गलतियों, सॉरी वर्ड सबसे बेकार वर्ड होता है मेडिकल में, कि सॉरी सर, इधर हाँ, पेशेंट को खत्म हो गया और उसको उसके अटेंडर बोल दे सर क्या होगा क्या नहीं, इतना पैसा, कि सॉरी, उसके सामने देखो सॉरी, आंखें निकाल लेगा तुम्हारी, हाँ। इसलिए वहां फिर अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि देखो संसार की भी आया है, अब तो जाएगा, हाँ। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, तुमने पूरी कोशिश की, ये तो पता नहीं, और भी इससे बड़े बड़े केस भी देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट ने इतना लंबा समय तो सरवाइव किया, उसे फिर उस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। वहां डायरेक्ट बात नहीं बोली जाती कि हम क्या करें, हमने मेहनत की थी, मर गया तो मर गया, उठाओ इसको, दूसरा नहीं दो, करके तो देखना एक बार इमरजेंसी में, शाम तक चेहरा चेंज हो जाएगा, अच्छे हॉस्पिटलों में काम करोगे तो। इसलिए वहां की, जहां जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करोगे, उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ में पेशेंट को हमें क्या करना होता है, टेकल भी करना होता है। अच्छा, अच्छा करोगे तो भगवान हो, बुरा करोगे तो तैयार हो, हाँ। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में नोट करो आप, इसका डीओसी माना जाता है। हम 30 डोज से स्टार्ट कर सकते हैं, 60 तक, 60 मिलीग्राम पर डे ओडी में चलाया जाता है टेबलेट को। थर्टी टू 60, जनरली 30 से स्टार्ट किया जाता है। अगर उससे पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो क्या चलाया जा सकता है, फिर ब्रांडिंग से होती, क्लॉम्ब 60 मिलीग्राम का होता है, ठीक है, ओडी में चलाया जाता है। लगभग 1.5-2 महीने तक कोर्स चलाया जाता है। अगर इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इसके साथ में और क्या दिया जा सकता है सर, ओवम की मैच्योरिटी के लिए, प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। लो डोजेज ओसीपी, ये पूछा जाता है पीसीओडी में ओसीपी क्यों दिया जाता है, क्या कारण है, हाँ। इट डिक्रीज मेल लेवल,
चले हम आगे, इसलिए इसमें 3-4 क्वेश्चन जो बनते हैं रिपीट। क्लोमिफेन सिट्रेट थेरेपी दी जाती है। ओवम की मैच्योरेशन और अच्छी क्वालिटी के लिए क्या दिया जाता है, पेट्रोजोस। और मोस्ट कॉमनली ऑसीपीज जो दिया जाता है उसका रेशनल पूछा जाएगा तो क्या करके आओगे, एंड्रोजेंस के लेवल को कम करता है। किस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है, नेगलेस सेल्स टाइप पैटर्न देखने को मिलता है। किस हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एलएच का लेवल ज्यादा देखने का मुख्य कारण होता है E1 का लेवल बढ़ने की वजह से आपका जो आपका एलएच होता है उसका लेवल भी क्या होता है। एक बच्चों ने एक दिन मेरे से क्वेश्चन पूछा था, कॉर्ड प्रोलेप्स, इसके 3 प्रायोरिटीज पूछी जाती है, मैं बता चुका हूं वैसे, सुन लो। और कॉर्ड यानी अम्लाइकल कॉर्ड, प्रोलेप्स यानी प्रोट्रूजन हो चुका है, हर्निएशन हो चुका है। कॉर्ड अक्सर अच्छा लगता है यूट्रस के अंदर, लेकिन धीरे धीरे करते 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 देखो जो कॉर्ड प्रोलेप्स होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑकल्ट कॉर्ड, एक होता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन, और एक खुद क्या होता है, ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। ऑकल्ट कॉर्ड का मतलब होता है कहीं छुपा हुआ है, हाँ, प्रेजेंटिंग जो पार्ट्स होते हैं इनके पीछे की तरफ होता है, इस प्रकार के कोड को क्या बोलते हैं, ऑकल्ट कॉर्ड। कॉर्ड प्रेजेंटेशन का मतलब है कि वेजाइनल सर्वाइकल ओस के सामने की तरफ क्या आ चुका है, कॉर्ड आ चुका, अभी बाहर नहीं आ रहा, देखने पे दिख रहा है प्रेजेंटिंग पार्ट यानी प्रेजेंटेशन, उस प्रकार के कोड को क्या बोल दिया हमने, कॉर्ड। और कॉर्ड प्रोलेप्स का मतलब कि कॉर्ड वेजाइना को क्रॉस करते हुए कहाँ आ गया, बाहर की तरफ आ गया। यस और नो, द प्रोट्रूजन ऑफ द कॉर्ड थ्रू द वेजाइना आउटसाइड द जेनाइटल्स, जेनाइटल ट्रैक से बाहर की तरफ वेजाइना के रास्ते से कोड का आ जाना क्या कहलाता है, कॉर्ड प्रोलेप्स। ये तो ऑटो वाला भी बता सकता है एक बार पढ़ाने पे, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर भी आपसे ये पूछेगा नहीं। आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछने वाला है कि जब जब भी कोड प्रोलेप्स वाली कंडीशंस होती है तो इन कोड प्रोलेप्स वाली कंडीशंस में जब भी पेशेंट हमारे पास में आता है, हाँ, जब भी हमारे पास में पेशेंट हमारे पास में आएगा, कोड प्रोलेप्स का मतलब आपके दिमाग में ये इमेज बन जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो किसमें हो रही है, कॉर्ड। और कोड का संबंध किससे है, बच्चे से, किसका है, इसलिए सिम्टम्स किसमें देखने को मिलेंगे, बच्चे में। और जब जब भी कोड कंप्रेस होगा, समझ पा रहे हो बातों को, मेरे से किताबी नॉलेज नहीं पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल जैसे वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेम हम पढ़ेंगे। कॉर्ड प्रोलेप्स कंडीशंस के अंदर कोड प्रोट्रूज हो रहा है, पहले प्रायोरिटी, कोड प्रोट्रूज हो रहा है मतलब प्रॉब्लम मां में होगी कि बच्चे में होगी, सर बच्चे में होगी, समझ पा रहे हो। वासा प्रीविया जैसा केस ये आ रहा है फिर से, जब कोड बाहर आ रहा है तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से कोई दबा तो रहा होगा या ये मुड़ तो रहा होगा, इसमें नोट तो बन ही रहा है, इसका मतलब बच्चे की जो सप्लाई होगी वो क्या हो सकती है, इसका मतलब बच्चे में प्रॉब्लम होगी। पहला कारण क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस, वेरी गुड। इसका फीटल डिस्ट्रेस होगा, बच्चे में कंपनसेशन नहीं कर पाएगा, बच्चा इमेच्योर है तो इसलिए बच्चे में क्या देखने को मिलेगा, फीटल ब्रेडी, यस और नो, फीटल ब्रेडिकार्डिया। कोई आपसे ये पूछे कि सर कोड प्रोलेप्स क्यों होता है, इसका मतलब कि कोड प्रोलेप्स होने का कारण ये माना जाता है कि कोड जब नीचे की, यहां मान लो प्लेसेंटा है लोअर पोल में, यहां कोड है और यहां बच्चा है, इसका जब जब प्लेसेंटा प्रीविया हो, क्या हो, आपको समझ में आना चाहिए। अब जब जब भी प्लेसेंटा प्रीविया हो तो कोड नीचे होता तो बाहर की तरफ आ सकता है, जब जब भी लॉन्ग कोड हो तो बाहर आ सकता है, जब जब भी ट्विंस प्रेगनेंसिया हो तो कोड क्या हो सकता है, जब जब भी माल प्रेजेंटेशन हो, भाई एक नीचे की तरफ हो, ट्रांसफर्स में हो, ब्रिज में हो, तो भी कोड क्या हो सकता है, बाहर आ सकता है, समझ पा रहे हो। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर क्या अब्रेप्सिव प्लेसेंटा में हो सकता है, प्लेसेंटा कहाँ होना चाहिए, या वासा प्रीविया केस हो, हाँ, वासा प्रीविया में भी बाहर की तरफ आ जाता। कोड प्रोलेप्स एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर अम्लाइकल कोड किसी कारण से, जितने मैंने कारण बताए उन कारणों की वजह से किसी भी एक कारण से कोड अगर जेनाइटल ट्रैक से बाहर की तरफ आता है, इस प्रकार की डिजीज को हम कोड प्रोलेप्स के नाम से जानते हैं। कोड ओकल्ट कोड का मतलब कोड अभी बाहर नहीं आया, नीचे आ रहा है लेकिन पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर की तरफ है, इसका मतलब ओकल्ट है, छुपा हुआ है। कोड प्रेजेंटेशन है सामने की तरफ लेकिन बाहर, और कोड प्रोलेप्स यानी बाहर, जब बाहर हमारे पास में आ गया, कोड पे फीटस पे फ्रेशर है, डिस्ट्रेस में है,
और जब हमारे पास में पेशेंट आया और अम्बिलिकल कॉर्ड हमें दिख रहा है बाहर से, कभी भी नेवर बी डीकम्प्रेस, कभी भी इसको वापिस अंदर धकेलने की कोशिश, इसको कभी भी रीट्राई करने की कोशिश ना करें कि कोड बाहर आ गया, इसको वापस अंदर की तरफ क्या कर दें, वापस इंसर्ट कर दे। री इंसर्ट कभी नहीं किया जाता। नर्सेस का लिए पूछा जाएगा आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं आज तक, यहाँ बार बार वही पूछे जाते हैं। लैंग्वेज चेंज होती रहती है, क्वेश्चंस के पैरामीटर्स वही रहते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, इमरजेंसी में आया, आप ऑन ड्यूटी हो और आपके पास में जो पेशेंट आया उसमें कोड प्रोलेप्स नाम की कंडीशन देखने को मिल रही है, कोड बाहर आ गया, जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर की तरफ आ गया है। इस स्थिति के अंदर आप इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन दोगे, मैं लिखवा चुका, कौन सी? अगर पेशेंट नीचे इस पोजीशन में रहता है तो सर यू पोजीशन होती है नीचे, तो ये एरिया पूरा क्या होता है, प्रेशर रिलीज नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री एरिया होता है। इसलिए सर्विक्स का ओस या फिर जो जेनिटल्स पे ज्यादा फोर्स नहीं होने की वजह से ये कंप्रेस, अगर ये कंप्रेस नहीं होगा तो बच्चे तक सप्लाई, अगर नी चेस्ट नहीं दे सकते हो तो क्या देगा आप, ट्रेंडलन। क्लियर है? कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नर्सेज रोल पूछा जाता है तो उसमें पोजीशन अगर दी जाती है तो आंख बंद करके आप तो पोजीशन दे देना, क्योंकि आपका पहला काम क्या है, दवाई की तरफ मत बढ़ना, डॉक्टर की तरफ मत बढ़ना। अगर पोजीशन ऑप्शन में मिल जाए तो क्लिक कर देना पोजीशन में। क्यों? क्योंकि आपका पहला काम है रिसीविंग करना। अरे आने से पहले डॉक्टर को बुला लाओगे क्या, आओ जी बैठो, क्या सर बैठो 2 मिनट। बैठने का मतलब पोजीशन देना, बैठने का मतलब आइए बैठिए, पानी पीजिए, अब पापा को बुला के लाती, पापा यानी डॉक्टर, पापा यानी डॉक्टर। बिठाने का मतलब पोजीशन, बिठाने का मतलब जब जब नर्सेज रोल पूछा जाए और पोजीशन आए तो क्या करके आना है, पोजीशन करके आना। अच्छा, पोजीशन देने वो ये पूछेगा कि पेशेंट आया, पोजीशन आपने उसको दी है, अब क्या करोगे। इसके बाद में पोजीशन देने के बाद में पेशेंट के कोड को देखना है, अगर वहां किसी में कहीं नोट लगी हुई है, गांठ लगी हुई, कहीं से मुड़ा हुआ है, तो आपकी फिंगर्स के माध्यम से इसको धीरे से क्या करना है, एलिवेटेड करना है। कई लोग ये कहते हैं एलिवेट करके इसको कहां धकेलना है, अंदर। अरे आप बेल मुझे मार दिया बेचारी को, वो बचने के लिए आया था हॉस्पिटल, उसको अंदर धकेलना स्पष्ट, तो ये अंदर जाएगा नहीं। अगर चला गया तो अंदर सेट थोड़ी करना, कोई वायर थोड़ी है अंदर डाल दिया, कोई फोर्स सेलिंग थोड़ी इसके अंदर वायर को डाल दो, यस और नो। इसका मतलब है कि इसको अंदर की ओर डाला गया, फिट किया गया, तो इसमें तो और ज्यादा क्या लग जाएंगे, नोट्स, और नोट्स लग गया तो मतलब बच्चा फिर किस में गया, कॉन्सेप्ट समझे? हाँ, इसलिए इसको कभी भी अंदर धकेला, जो जैसा दिख रहा है उसे वैसा देखे, पोजीशन में दे और उस कोड को एलिवेटेड कर दे, उठा ले, हाँ, कि इसकी वजह से आने, इससे जो आ रहा है फ्लूइड या जा रहा है जो फ्लूइड है वो आता रहे या फिर, और तुरंत फिर क्या करे, नोटिफाइड दी फिजिशियन, डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, डॉक्टर साहब आएंगे, केस को देखेंगे, वाइटल्स आके पूछेंगे, और इस स्थिति को देखते ही डॉक्टर साहब तुरंत आपको पेशेंट को कहां लेके जाएंगे कि चलो साहब टाइम नहीं है, और ओटी में लेके जाके उसका क्या कर देंगे, सीएस, नॉर्मल डिलीवरी का भी। बस ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, कई एग्जाम में 5-5 लाइन क्वेश्चन लिखी, ये वाइटल्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कोड बाहर आ गया, ये कर दिया, क्राइसिस कर दी, वो कर दी, लास्ट में क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट। वेजाइनल डिलीवरी में टाइम लगता है, इसलिए कोड बाहर है वो ड्राई हो जाएगा, कोड ड्राई होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। इसलिए हमें इमीडिएटली 5 to 10 मिनट्स के अंदर जो भी डिसीजन लेना होता वो लेकर के पेशेंट को कोड प्रोलेप्स वाली और वासा प्रीविया केसेस में दोनों के अंदर, दोनों ही कोड की बीमारी देखो, वासा प्रीविया और कोड प्रोलेप्स में दोनों में क्या है ट्रीटमेंट, या सोनो। इसलिए कभी री इंसर्ट नहीं किया जाता, जब भी अगर बाहर है तो उसको ओनली एलिवेटेड किया जाता है, बिकॉज टू प्रिवेंट दी डीकम्प्रेशन ऑफ द कोड। वॉटसन जेली अगर इकट्ठी होगी तो वैसे स्पाज्म हो जाएगा, इसकी वजह से सप्लाई, और उसकी वजह से बच्चा किसमें चला जाए। क्या हम चले आप आगे, ये प्रायोरिटी याद रहेगी आपको। हम वैसे जिस समय हमने कोड अम्बिलिकल कोड पढ़ा था उसमें कोड प्रोलेप्स पढ़ा था, कोड प्रोलेप्स के अंदर भी मैंने लिखवा रखा है, पोजीशन लिखवा रखी है। सर इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात हमने ये पढ़ी है कि कोड को कभी री इंसर्ट नहीं करना चाहिए। कोड को जब भी री इंसर्ट नहीं करने का रेशनल की फिटल स्ट्रेस से बचाया जाता है, और
कॉर्ड जब तक एलिवेटेड करते हो उसी के साथ में डॉक्टर को नोटिफाई करना, डॉक्टर आकर के क्या करेगा इसके बाद, CS करेगा बस। ठीक है, चलें आगे। एक कंडीशन आप लोगों की लास्ट में रहती है फीटल सर्कुलेशन वाली। अराउंड दी जो नेक होता है, जिन केसेस के अंदर होता है वो उनके जैसे कि लॉन्ग कॉर्ड हो, हाँ, या मैं कहूं कि नेकिंग्स ऑफ द कॉर्ड बोल सकते हैं इसको, कि नेक के चारों ओर क्या है, कॉर्ड फैला हुआ है। इस कंडीशन ट्रू नोट लगता है वो किस में होता है, अराउंड दी नेक। जब गर्दन के चारों ओर अम्बिलिकल कॉर्ड, भगवान शिव ने जैसे नाक को लपेट रखा है ना, ऐसे अगर अम्बिलिकल कॉर्ड उसके चारों ओर है तो सर उसके अंदर क्या हो जाएंगे, नोट्स ही नोट्स हो जाएंगे। तो उसकी वजह से हमें डॉक्टर को फिर नोटिफाई या डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ट्रू जो नोट होता है उसमें हकीकत में इमरजेंसी होती है, जबकि फॉल्स नोट में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती। जैसे मोमेंटेबल कंडीशन होती है, मोमेंट्स होते हैं, तुरंत उसकी वजह से वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। क्या हुआ, आए, अच्छा कोई स्टूडेंट है, अच्छा एक मिनट।